तो चलिए आज हम देखने वाले हैं, कल हमने जिस टॉपिक को कवर किया था जिसमें वन विचार के बारे में हमने पढ़ा था, और वन विचार के अंदर ही हमने देखा था कि वर्णों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो मैंने आपको 5 भाग बताए थे, जिसमें मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, मुखा काल के आधार पर, ये सभी जो मैंने आपको बताए थे इन्हीं आधार के ऊपर कल हमने देखा था मात्रा काल के आधार पर, जिसमें हमने वर्गीकरण आपको करके बताया था, जिसमें आपने हर्ष ह्रस्व, दीर्घ और प्लूट स्वर के बारे में पढ़ा था। और अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से वर्णों का वर्गीकरण हुआ उच्चारण के आधार पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो जिसके अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले अनुनासिक। अनुनासिक का ही अपोजिट वर्ड बोले या विलोम शब्द बोले तो निर्नुनासिक होता है। अनुनासिक का ही अपोजिट वर्ड क्या होता है? निर्नुनासिक। उसी की तरीके से दूसरा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं सानुनासिक। सानुनासिक जिसका अपोजिट वर्ड जो होता है वो होता है अनुनासिक। मतलब देखिए, बात करते हैं जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वायु जो निकलती है वो फेफड़ों से उठते हुए कहाँ तक आती है? मुख तक, और मुख से होते हुए बाहर निकलती है। और ध्वनि उच्चारण में नासिका का सहयोग लेना पड़े, मतलब कि आपको सिंपल सी बात कहे तो जब आप कोई ध्वनि यानी कि आ ऐसे बोल रहे हो, तो यदि आपकी आवाज फेफड़ों से उठकर आती है मुख तक, यदि आपको फेफड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है या नासिका से ध्वनि उच्चारित हो रही है, तो उसे कहते हैं अनुनासिक या सानुनासिक। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब ये होता है कि जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वायु क्या होती है? फेफड़ों से उठते हुए कहाँ तक आती है? मुख मार्ग से बाहर निकलती है। यानी कि आपने किसका सहयोग लिया? आपको सहयोग लेना पड़ा फेफड़ों का। फेफड़ों से होते हुए फिर कहाँ सहयोग मिला? नासिका में। और नासिका से होते हुए क्या होती है? नासिका से हमारे नाक से वायु बाहर निकलती है। और जब हमें नासिका का सहयोग लेना पड़े तो नासिका से ही क्या होती है? ध्वनि भी उच्चारित होती है। यही अपना सानुनासिक होता है। तो आइए इसके अंदर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ण दिए हुए हैं, और जिसमें आपको बताया था कि ये हमारे स्वर भी है, अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ। उसी की तरह एक नोट के अंदर लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं इस नोट में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए नोट को पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं जो वर्ण शिरोरेखा से नीचे है। शिरोरेखा से नीचे है मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये हमारी शिरोरेखा है, और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जो वर्ण मान लो ये यहाँ से एक लाइन खींची, अब मान लो यहाँ पे हमारा क्या है? ये मान लो हमारे पास ये अ है। क्या है ये? अ। ये मैंने लिख दिया अ। ये मैंने क्या लिख दिया? अ। और इसी की तरह मान लो एक और शिरोरेखा हमने यहाँ पे बनाई, और अब मैंने यहाँ पे एक और शिरोरेखा बनाने के बाद मान लो यहाँ पे लिख दिया ए। क्या लिख दिया? ए। या लिख दिया आई। आई लिख देते हैं, आई। मान लो यहाँ पे लिख दिया आई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास वर्ड जो ऊपर भी दे रखे थे, लेकिन यही समझा देता हूँ। अब मान लो हमारे वर्ण जो है इस शिरोरेखा से नीचे है, तो जब वर्ण शिरोरेखा से नीचे होंगे तो हम इसे चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? चंद्र बिंदु से। और मान लो हमारे वर्ण शिरोरेखा से ऊपर है। शिरोरेखा किसे बोलेंगे? जो मैंने यहाँ पे रेखा बनाई है उसे सिर्फ बिंदु से दर्शाते हैं। सिर्फ बिंदु से दर्शाते हैं। तो यही आपको फर्क देखने को यहाँ मिलेगा। जो वर्ण शिरोरेखा से नीचे है वहां पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, और जो शिरोरेखा से ऊपर है या ऊपर निकलते हैं वहां केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब दोनों ही क्या है? अनुनासिक है। दोनों ही है हमारे अनुनासिक। लेकिन इतना याद रखना है कि ये हमारे देखो यहाँ पे शिरोरेखा, ये शिरोरेखा, और यहाँ पे शिरोरेखा के नीचे है, तो इन सब के आगे क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। वेरी गुड। यहाँ पे लगेगा सब पे चंद्र बिंदु, और यहाँ पे भी क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। और आगे आप देख सकते हो यहाँ पे शिरोरेखा से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिंदु। यहाँ पे सब में क्या लगेगा? बिंदु। तो ये सभी क्या है? अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक तो है, लेकिन जब शिरोरेखा से नीचे होगे तो इस तरीके से आपको लिखना है। यह देखो शिरोरेखा से बाहर है तो सबके पीछे क्या लगेगा? बिंदु। क्या लगेगा? बिंदु। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से
अनुनासिक के अंदर चंद्र बिंदु और बिंदु में फर्क किया जाता है। अब बात करते हैं जहां पर मुख के साथ उच्चारण तो होगा, पर नाक का सहारा नहीं लेना पड़े, नाक का सहारा नहीं लेना हो, तो उसे क्या कहते हैं? नीरनुनासिक। क्या कहते हैं? नीरनुनासिक। बहुत बढ़िया। जहाँ ध्वनि सिर्फ कहाँ से निकलती है? मुख से निकलती है, जिसमें हमें नाक का सहारा नहीं लेना पड़े। जैसे कि देखिए आ ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ए आई, ओ औ। ठीक है। अब ये अपने मूल रूप में ही लिखे जाते हैं, ये अपने कहा लिखे जाते हैं? मूल रूप में ही लिखे जाते हैं। और देखिए मूल रूप में ही लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए नाक का जिसमें सहारा नहीं लिया जाए वो आपको समझ में आया कि निम्नुनासिक होते हैं, और जिसमें नाक का सहारा लिया जाता है वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। तो देखिए ओष्ठों की गोलाई के आधार पर मतलब कि गोलाई के आधार पर आपके ओष्ठ को जो साउंड निकलेगा, जिसमें आपका साउंड वृत्ताकार भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अवृत्ताकार भी हो सकता है। अब देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ गोल आकार बना लेते हैं, ये क्या होते हैं? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ क्या बना देते हैं? गोल आकार, ये सभी क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब वृत्ताकार स्वर के अंदर देखिए जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आउ, ऐसे जब आप बोलोगे तो आपके होठ जो है वो कैसे हो जाएंगे? गोलाई में। और जब ये गोलाई में हो रही है तो यही ओष्ठों की गोलाई के आधार पर वृत्ताकार स्वर होते हैं। इसी में हम बात करते हैं अवृत्ताकार स्वर की। अवृत्ताकार स्वर के अंदर देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे होठ गोल नहीं होते हैं, हमारे होठ गोल नहीं होते हैं, वे अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए ऊ और बड़ा ऊ और ओ और आउ को छोड़ दो, बाकी को लीजिए अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, आई और री। री से ऋषि बाबा। ये आपके अवृत्ताकार स्वर है जिसमें हमारे होठों की गोलाई नहीं बनती है। अब बात करते हैं जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर तीन देखेंगे, अग्र, मध्य, पच्छ। अग्र, मध्य, पच्छ। अब मध्य को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं और पच्छ को जड़ स्वर भी कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन यदि निकल के आता है कि बताइए जड़ स्वर के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप पच्छ स्वर को भी कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अग्र स्वर की। तो देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में किसकी भूमिका रहेगी? हमारी जिभ की। और जिभ आप सभी के है, हमारे भी है। तो जिभ का जो अग्र भाग होता है वो क्या होता है? सक्रिय होता है। वे क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। अब अग्र स्वर में जब जिभ से उच्चारण किया जाएगा जिसमें भूमिका जिभ की रहेगी तो वो हमारा क्या है? अग्र भाग। और अग्र भाग के अंदर कौन कौन से स्वर आएंगे? तो ई, बड़ी, री से ऋषि बाबा, ऊ और बड़ा ऊ। इस तरीके के स्वर आएंगे। बड़ा ऊ, ये आपको उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऋ से ऋषि बाबा, ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे अग्र स्वर हो गए। अब मध्य स्वर में सिर्फ एक ही स्वर आता है, वो होता है अ। क्या होता है? अ। जब आप अ बोलोगे तो आप देखोगे मध्य से आवाज निकलेगी आपके। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जिभ का मध्य भाग क्या होता है? सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। हाँ, वे हमारे मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरी गुड। वे हमारे मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं, जिसके अंदर एक ही स्वर आएगा, ओनली अ। क्या आएगा? अ। क्या आएगा? अ। बहुत बढ़िया। तो अ आएगा। अब आगे बात करते हैं पच्छ स्वर की। बाकी जो भी स्वर रह गए वो सभी इसके अंदर आते हैं। तो बात करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण करने में जिभ के जड़ भाग से होता है वह जड़ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जड़ स्वर। आइए बात करते हैं पच्छ स्वर की बात होगी। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण करने में जिभ के जड़ भाग से होता है वे पच्छ या जड़ स्वर कहलाते हैं। अब देखिए जिभ के जड़ स्वर मतलब जिभ कहाँ से निकल रही है? वो वहां से होते हुए यदि आपके स्वर निकल रहे हैं जैसे आ, तो देखिए नीचे गले से आवाज आ रही है और साउंड भी बुलंद आ रहा है। आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आउ, ये सभी क्या है? पच्छ स्वर है। इनको आप उच्चारण करने में थोड़ा सा आपको प्रेशर भी लगेगा। जैसे आप देखोगे तो आवाज भी बुलंद हो रही है। आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आउ,
अब बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर हम स्वर देखने वाले हैं, उसमें समृद्ध स्वर देखने वाले, विवर्त स्वर देखने वाले, अर्ध समृद्ध स्वर देखने वाले, अर्ध विवृत स्वर देखने वाले। हाँ। जिसके अंदर सबसे पहला पढ़ते हैं समृद्ध स्वर। हाँ। अब देखिए समृद्ध स्वर क्या होता है, तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारा मुख क्या होता है, सबसे कम खुलता है। बात करते हैं, देखिए जब आपको यदि सीखना होगा तो इसमें देखिए यहाँ पे समृद्ध स्वर के अंदर हमारा मुख इतना खुला। हाँ। उसके बाद बात करें तो विवृत स्वर में हमारा मुख थोड़ा सा ज्यादा खुला। हाँ। उसके बाद अर्ध स्वरत की बात करें तो हमारा मुख थोड़ा सा और ज्यादा खुला। हाँ। और अर्ध विवृत की बात करें तो हमारा मुख पूरा खुला, उससे ज्यादा। तो बात करते हैं, जब आपको इनकी एक सिंपल सी परिभाषा में बात करूं तो समृद्ध स्वर की बात करेंगे तो मुख कम खुलेगा। हाँ। विवृत स्वर जो होगा वो समृद्ध स्वर से थोड़ा ज्यादा खुलेगा। हाँ। अर्ध समृद्ध स्वर होगा वो विवृत स्वर से थोड़ा ज्यादा होगा, और अर्ध विवृत होगा वो इन तीनों से ज्यादा खुलेगा। हाँ। तो आज ये बात करते हैं यहाँ पे समृद्ध स्वर की। जिन स्वरों का उच्चारण करने में हाँ। हमारा मुख सबसे कम खुलता है, क्या खुलता है, कम खुलता है। वेरी गुड, कम खुलता है, वे हमारे समृद्ध स्वर होते हैं। हाँ। कौन कौन से, तो ई, बड़ी, ऊ, ओ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, और ई से ऋषि बाबा। हाँ, ई से ऋषि बाबा। हाँ, तो यहाँ पे समृद्ध स्वर जो निकल के आए वो निकल के आए ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, और ई से ऋषि बाबा। ऋषि बाबा। अब बात करते हैं विवृत स्वर, जिनका उच्चारण करने में हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है। अधिक खुलता है मतलब विवृत के अंदर जब आप बोलोगे तो आ में देखिए उसका मुख उससे ज्यादा खुल रहा है, आ। उसके बाद बात करते हैं अर्ध समृद्ध स्वर की। वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ, हाँ। आउ, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। ओ और आउ के अंदर दोनों में फर्क है। हाँ। ठीक है, ओ एंड आउ दोनों में फर्क है। ए जब आप मुख बोलोगे तो साउंड निकाल के देखो, ए, हाँ। ए, ओ, ओ, तो हमारा मुख उससे थोड़ा ज्यादा खुलेगा। हाँ। अर्ध विवृत की बात करें तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमारा मुख विवृत स्वर से थोड़ा कम खुलता है। विवृत स्वर से क्या खुलता है, थोड़ा सा कम खुलता है। कैसे देखिए, कम खुलता है। अ, आ, आई, आई, औ, आउ, अ, आई, आई, औ। आउ। जिसके अंदर आप देखोगे तो इस तरीके से हमारे वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा, और वर्गीकरण ने आपने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे वर्णों का वर्गीकरण सीखा। हम वर्णों के वर्गीकरण का इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अब इसे याद करने की ट्रिक के साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको बना सकते हैं। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।